बच्चों नमस्कार। मैं राय सर अपने YouTube चैनल राय सर क्लासेस में पुनः आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चों, पिछले वीडियो में अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमने स्थापित किया था। आज हम स्टडी करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव की दो कंडीशंस आपको सॉल्व करना है, एक अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति। दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। निरक्षीय स्थिति का सबसे पहले हम डायग्राम समझते हैं। आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि अक्षीय स्थिति कहां पर होती है? द्विध्रुव के अक्ष पर। यदि बिंदु द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है तो उसे कहा जाता है अक्षीय स्थिति, और यदि बिंदु लंब अर्धक पर है तो उसे कहा जाता है निरक्षीय स्थिति। तो पहले हम डायग्राम इसका बनाते हैं। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, इसका मध्य बिंदु O है। चूंकि हम जानते हैं कि द्विध्रुव दो आवेशों से बनता है जो कि परिमाण में समान होते हैं किंतु प्रकृति में विपरीत होते हैं। एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश। मध्य बिंदु से आपको एक लंब खींचना है, वही क्या हो जाएगा? लंब अर्धक। मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। यहां पर P लिखूंगा मैं थोड़ी देर के बाद। इस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह बिंदु कहां पर है बेटा? ठीक लंब अर्धक पर है और इसी पोजीशन को कहा जाता है निरक्षीय स्थिति। इस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण। अब हम यहां कल्पना करेंगे एकांक धनावेश की। तो कल्पना कीजिए कि यहां इस बिंदु पर, जो कि P है, भी लिखूंगा मैं, तो माइनस Q को यहां से हटा दीजिए। कल्पना करें कि माइनस Q नहीं है, सिर्फ प्लस Q आवेश है, और यहां हमने कल्पना की है धन आवेश की, एकांक धनावेश की। अतः प्लस आवेश के कारण एकांक धनावेश पर कौन सा बल लगेगा? हम सभी जानते हैं समान आवेशों में क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। अतः एकांक धनावेश प्रतिकर्षण बल के कारण इस दिशा में जाएगा। अपनी सुविधा से यहां पर अब हम P लिख सकते हैं। जिस दिशा में एकांक धनावेश गमन करता है उसी दिशा में होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। अब हम प्लस Q को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। माइनस Q आवेश, और यहां पर क्या है? एकांक धनावेश। तो जो एकांक धनावेश है वह क्या होगा? इसकी तरफ आकर्षित होगा। जिस दिशा में यह गमन करेगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो ये हो जाएगा E2। चूंकि एक बार हमने माइनस Q को हटाया तो E1 हमें प्राप्त हुआ, दूसरी बार हमने प्लस Q को हटाया तो हमें E2 प्राप्त हुआ। लेकिन द्विध्रुव में तो दोनों आवेश एक साथ होते हैं। इसका अर्थ यह है कि एकांक धनावेश ना इस दिशा में जाएगा ना इस दिशा में जाएगा। तो कहां पर जाएगा? इसके लिए हमें वेक्टर का सदिश का ज्ञान होना चाहिए। तो आप लोगों को याद होगा कक्षा 11वीं में हमने परिणामी सदिश के नियम पढ़े हुए हैं। यहां पर आपको समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करिएगा। एक सदिश E1 और एक सदिश E2 है। इनका परिणामी क्या होगा? चतुर्भुज का विकर्ण होगा। इस डायरेक्शन में, अर्थात एकांक धनावेश किस दिशा में जाएगा? जिस दिशा में चतुर्भुज का विकर्ण है, अर्थात इस दिशा में जाएगा। अब चूंकि बिंदु P कहां पर है? लंब अर्धक पर है, इसलिए A से P की दूरी तथा B से P की दूरी, दोनों दूरियां कैसी होंगी? समान होंगी। जब भुजाएं समान होती है किसी त्रिभुज में तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। अतः ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। अगर यह कोण थीटा है तो यह कोण भी कितना होगा? थीटा होगा। आप लोगों को याद होगा कि किसी त्रिभुज में दूरस्थ अंतः कोण, ये बाहर का बाह्य कोण है, बाह्य कोण दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यदि इधर का कोण थीटा है और इधर का थीटा है तो ये बेटा कितना हो जाएगा? दोनों का योग करेंगे तो 2 थीटा हो जाएगा।
ये दोनों अंतः कोण हो जाएंगे और ये वाला कोण हो जाएगा बहिष्कोण। इन दोनों का योग करेंगे तो यहाँ टोटल जो कोण बनेगा वह कितना होगा, 2 थीटा होगा। अब इस विकर्ण ने कोण को दो भागों में बांट दिया, दो बराबर भागों में बांट दिया, तो इसलिए ये भी थीटा और ये भी थीटा, कुल मिला के कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि सदिश जब कोण बनाता है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी कोण बनाती है तो उसके दो कंपोनेंट यानी कि घटक होते हैं। जिसके साथ कोण बना है उस दिशा में हो जाएगा cos थीटा, E1 cos थीटा, दूसरा घटक हो जाएगा E1 sin थीटा। इसी तरह से E2 इसने भी कोण बनाया है थीटा, इसके भी दो घटक होंगे। यहां जगह की कमी है तो आप आगे लिख सकते हैं E2 cos थीटा और दूसरा घटक हो जाएगा E2 sin थीटा। दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इसका ज्ञान आपको है, क्योंकि मध्य में है बिंदु O तो दूरी बराबर होगी, कुल मिला के दूरी कितनी होती है, 2L होती है। इस तरह से यह डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। मैं एक बार और आपको इसके बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले निरक्षीय स्थिति का हमें नॉलेज होना चाहिए। निरक्षीय स्थिति कहां पर होती है, लंब अर्धक पर होती है। तो माना A B एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस Q और माइनस Q आवेशों से बना है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब इसके लिए हम यहां एकांक धनावेश की कल्पना करेंगे। प्लस आवेश के कारण एकांक धनावेश जिस दिशा में चलेगा उसी दिशा में होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। माइनस के कारण आकर्षण होगा तो E2 हो जाएगा। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं इसलिए सामने के कोण ये भी बराबर होंगे। ये वाला कोण कौन सा है, बहिष्कोण, अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। थीटा और थीटा मिलके हो जाएंगे 2 थीटा, और जो विकर्ण है ना इसने कोण को दो भागों में बांटा है इसलिए बराबर कर दें, 2 थीटा के दो भाग करेंगे, थीटा और थीटा। सदिश जब कोण बनाता है तो उसके दो घटक होते हैं, E1 के दो घटक होंगे, इसी तरह E2 के भी दो घटक होंगे। अब हम ओवरऑल रिजल्ट की बात करते हैं। जब ओवरऑल रिजल्ट की बात करेंगे तो हमें दिख रहे हैं इसमें बेटे 4 घटक दिखाई दे रहे हैं। 4 घटक साइन थीटा के जो घटक हैं इनकी दिशाएं विपरीत हैं, क्योंकि दूरी बराबर है बिंदु P की, दिशाएं विपरीत होने के कारण ये दोनों घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। लेकिन जो क्षैतिज घटक हैं, क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। इसलिए जो परिणामी रिजल्ट आएगा, आप लोगों को ग्राफ के बारे में भी नॉलेज है। जब हम x अक्ष की धनात्मक दिशा में जाते हैं और ये y अक्ष की धनात्मक दिशा है, यह नीचे की तरफ चलेंगे तो ऋणात्मक दिशा हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं जो साइन थीटा के घटक हैं, E1 साइन थीटा धनात्मक दिशा में, E2 साइन थीटा ऋणात्मक दिशा में, किंतु जो cos थीटा के घटक हैं वो दोनों ही समान है, अर्थात धनात्मक दिशा में है, इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे। अब डेरिवेशन को, व्यंजक को सोल्व करते हैं। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके लिए हमें एक सूत्र का ज्ञान होना चाहिए। सूत्र आपको मैं पहले सिद्ध करवा चुका हूं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां साइड में लिखता हूं, आप लोगों को रिकॉल करवा रहा हूं। एक 1/4πε0 के Q बाई R स्क्वायर। R से मतलब है यहां पर डिस्टेंस, दूरी का स्क्वायर। तो दूरी का ध्यान रखना पड़ेगा, एक बार दूरी आपको A से काउंट करना पड़ेगी, एक बार B से करना पड़ेगी। और ये जो R है ना बेटा, वो मध्य बिंदु से। दूरी हमें कहां से लेना है, A से और B से, अर्थात R का विशेष ध्यान रखना है। तो दूरी कितनी हो जाएगी, एक बार AP होगी, दूसरी बार BP होगी। ये क्वांटिटी इसमें करेक्शन होगा। E1 का मान निकालते हैं। E1 इक्वल टू 1/4πε0 के Q बाई डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी फाइंड हो रही है, AP स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
यही लैंग्वेज एक बार और लिखना पड़ेगी, प्लस क्यू इसके स्थान पर हो जाएगा माइनस क्यू, बाकी एज इट इज चलेगा। E2 हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू बाई डिस्टेंस हो जाएगी BP, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको बिंदु P पर परिणामी तीव्रता लिखना है। चित्र में हम सब स्पष्ट कर चुके हैं, इसलिए आपको यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा घटक कहां जा रहा है, ये सब चित्र से स्पष्ट हो जाता है। तो आपको सीधे लिखना है बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता 4 भागों में बढ़ जाती है, इसको चिन्ह सहित आप लिखेंगे E इक्वल टू, E के 4 पार्ट हो जाते हैं, ऊपर की दिशा में धनात्मक, नीचे की दिशा में ऋणात्मक, और ये दोनों ही धनात्मक दिशा में है। तो ओवरऑल हो जाएगा बेटा E1 साइन थीटा प्लस में आएगा, और इसकी दिशा ऋणात्मक है तो माइनस में, E2 साइन थीटा, और cos थीटा के दोनों घटक प्लस में आएंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। चूंकि A से P की दूरी और B से P की दूरी बराबर है, चूंकि A से P की दूरी और B से P की दूरी दोनों बराबर हैं, इसलिए E1 इक्वल टू E2 होगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है, दूरी बराबर होने से प्लस के कारण तीव्रता और माइनस के कारण तीव्रता दोनों का परिमाण समान होगा। जैसे ही E1 E2 समान होगा तो ये दोनों बिट कैंसिल हो जाएंगे, और जो cos थीटा वाले घटक हैं इनका क्या होगा, cos थीटा वाले जो घटक हैं आपस में जुड़ जाएंगे, साइन थीटा वाले घटक आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो कुल मिला के हो जाएगा E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा, ये कैंसिल हो जाते हैं और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। E1 E2 दोनों समान है तो आप दोनों को या तो E1 लिख दें या फिर E2 लिख दें, दोनों ही सही है। क्यों सही है, बिकॉज बोथ आर इक्वल, दोनों ही समान है। दोनों ही समान होने के कारण E1 भी लिख सकते हैं और E2 भी लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, E के साथ किसी एक को लेकर सॉल्व करेंगे। हम चाहें तो E1 को ले सकते हैं अथवा E2 को ले सकते हैं। अगर E1 को लेते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट करेंगे, यदि आप E2 को लेके चलते हैं तो इक्वेशन सेकंड से हम वैल्यू पुट करेंगे। यदि हम E1 को लेते हैं बेटे तो E1 की वैल्यू पुट करेंगे, और अगर E2 को लेते हैं तो E2 की। तो किसी एक को ले लें, समीकरण 1 अथवा 2 से E इक्वल टू, E1 को ले सकते हैं हम, तो E1 की वैल्यू पुट करें इक्वेशन फर्स्ट से 1/4πε0 के क्यू बाई डिस्टेंस कितनी है AP स्क्वायर इंटू साथ में क्या है cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, इसको थर्ड ले लीजिए। अब AP स्क्वायर पर ध्यान दें, AOP यह एक राइट ट्रायंगल है। इस राइट ट्रायंगल के थ्रू हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और इसको सोल्व करके आप AP स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, साथ में cos थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। समकोण त्रिभुज AOP, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करिए। तो कर्ण का स्क्वायर AP स्क्वायर, आधार का स्क्वायर हो जाएगा AO, एंड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा OP स्क्वायर। AP स्क्वायर, AO की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं L स्क्वायर, और OP की वैल्यू कितनी है R, तो R स्क्वायर हो जाएगा। अब AP स्क्वायर की वैल्यू आप यहां पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें cos थीटा की भी आवश्यकता है, तो cos थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर लीजिए। तथा cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण होता है। cos थीटा इक्वल टू आधार की वैल्यू कितनी है AO है, कर्ण की वैल्यू कितनी है AP है। अब
cos थीटा इक्वल टू AO की वैल्यू L पुट कर दीजिए। AP की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं यहां मैंने जगह छोड़ रखी है। AP स्क्वायर रिमूव कर देंगे तो AP की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, रूट लग जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहां पर आप AP की वैल्यू पुट कर दीजिए L स्क्वायर प्लस R। इस तरह से दोनों क्वांटिटी cos थीटा की वैल्यू और AP स्क्वायर दोनों वैल्यू पुट करेंगे हम कहा, इक्वेशन नंबर 4 में। समीकरण 4 में मान रख दीजिए। समीकरण 4 में E इक्वल टू, ये 2 है ना, इसको हम, आप लोगों को याद होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसमें होता है Q इंटू 2L। तो इस 2 का हमें यूज करना है ठीक तरह से। तो अभी इस 2 को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन AP स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे L अपॉन, और साथ में मैं आपको बता चुका था इस 2 को हमने छोड़ रखा है, अब 2 को ले लीजिए, 2 साथ में यूज करें और यहां से L अपॉन, रूट का मतलब क्या होता है 1/2 की पावर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, रूट लगा सकते हैं या 1/2 की पावर, एक ही बात है। अब बेटे Q इंटू 2L, इसको हटाकर आप P लिख सकते हैं, बिकॉज ये क्या कहलाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो P लिख सकते हैं हम इसके स्थान पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P, और यहां बेटा 1 की पावर है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, मींस L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल पावर हो जाएगी 3/2, पीछे इकाई लिख देंगे न्यूटन पर कूलम। इस तरह से ये निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन हमने सॉल्व कर लिया। अब इसमें आप 2 कंडीशंस फॉलो करेंगे। एक कंडीशंस क्या होती है कि एयर और वैक्यूम, वायु या निर्वात में K की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, वायु या निर्वात में K की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल पावर 3/2, और साथ में लिख दीजिए न्यूटन पर कूलम। एक कंडीशन और आती है कि वास्तव में द्विध्रुव बहुत छोटा होता है, अर्थात L तथा R दोनों में अगर तुलना करेंगे तो L बहुत छोटा हो जाता है, तो वास्तव में L इज लेस देन R, बहुत छोटा है L, तो L को नेग्लेक्ट कर दीजिए, फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो दैट क्या बचेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन L स्क्वायर से कैंसिल हो जाए, L को रिमूव कर दोगे आप, हटा दोगे तो R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, R की पावर 3 बचेगी न्यूटन पर कूलम। अब इसमें से जितने भी नियतांक है उनको हटा देंगे तो क्या बचेगा फाइनली E अनुक्रमानुपाती 1 अपॉन R3। ये आपको MCQ में काम आएगा। इस तरह से ये निरक्षीय स्थिति का एक बहुत ही अच्छा सूत्र फार्मूला हमने यहाँ सॉल्व किया। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं, चित्र आपको मैंने अच्छी तरह से 2 बार समझा दिया। देन अब इसका फार्मूला देखते हैं। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु आवेश का फार्मूला हमें याद होना चाहिए। AP स्क्वायर एक्चुअल में क्या है, दूरी है, A से P की दूरी, फिर माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता, BP दूरी, केवल दूरी का परिवर्तन हुआ है, बाकी तो एज इट इज है। अब परिणामी तीव्रता 4 भागों में बढ़ जाती है, साइन थीटा की धनात्मक दिशा में है, ये ऋणात्मक दिशा में, दोनों ही धनात्मक दिशा में है, तो रिजल्टेंट हो जाएगा ये। दूरी समान होने के कारण तीव्रता का परिमाण बराबर होगा, तो एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों आपस में एक दूसरे में योग यानी कि जुड़ जाएंगे। E1 ले सकते हैं, E2, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। यदि E1 लेते हैं तो E1 की वैल्यू पुट करेंगे, आप E2 भी ले सकते हैं तो E2 की वैल्यू पुट करेंगे, किसी एक को पुट कर दीजिए। देन अब AP स्क्वायर और cos थीटा हमें ये प्राप्त करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे AOP में। पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से AP की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, AP स्क्वायर की, cos थीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। और ये 2 है ना, इसको उठा के अभी
इसको संभाल के रखो, एल के साथ लगाना। क्यों लगाना? क्योंकि Q इंटू 2L इक्वल टू क्या होता है? P। क्या होता है? P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब ये फार्मूला हो जाता है इसका, और दो कंडीशंस लगाएंगे। वायु और निर्वात में K का मान 1 होता है, तो K का मान 1 पुट कर देंगे। और वास्तव में द्विध्रुव बहुत छोटा होता है, इसलिए R की तुलना में L बहुत छोटी संख्या है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नेग्लेक्ट करने के बाद ये बचेगा, और सारे नियतांक हटा देंगे तो केवल बचेगा दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपात। इस तरह से निरक्षीय स्थिति का एक फार्मूला हमने सोल्व कर लिया। अक्षीय स्थिति मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, आज के वीडियो में मैंने आपको क्या बताया है? निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम इसी वीडियो में एक और प्रश्न की बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। इनका एक नाम और है, इनको विद्युत बल रेखाएं भी कहा जाता है। विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और इनके गुण लिखिए। इस तरह से प्रश्न आ सकता है 3 नंबर का। तो पहले हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सपोज दैट धन आवेश का विद्युत क्षेत्र है, किसी बिंदु पर धन आवेश है प्लस Q है। अब हम कल्पना करते हैं एकांक धन आवेश की। एकांक धन आवेश को किसी एक बिंदु पर रखकर हम देख सकते हैं, किसी एक बिंदु पर रख देंगे। ये मैंने 4 बिंदु बना दिए। सपोज दैट यहां पर एकांक धन आवेश रखा हुआ है, तो कल्पना करें कि क्या होगा इसका। क्योंकि समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। प्लस Q आवेश के कारण एकांक धन आवेश प्रतिकर्षण के कारण दूर जाएगा। इसी प्रकार यह भी कहा जाएगा प्रतिकर्षण के कारण केंद्र से दूर जाएगा। अब केंद्र से कहां जाएगा तो आगे चल के बताऊंगा मैं कि अगर धन आवेश का विद्युत क्षेत्र है तो एकांक धन आवेश अनंत की तरफ जाएगा। जिस मार्ग से चलकर, जिस मार्ग पर एकांक धन आवेश गमन कर चुका है, उसी मार्ग को, उसी काल्पनिक मार्ग को कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। और जब इनकी संख्या 1 से अधिक होगी तो क्या कहेंगे? रेखाएं। एक बार और सुनिएगा कि यदि यह धन आवेश का विद्युत क्षेत्र है, इसके चारों तरफ हम कल्पना करते हैं एकांक धन आवेश की। तो चूंकि समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, इसलिए एकांक धन आवेश प्रतिकर्षण के कारण एक दिशा में जाएगा। जिस दिशा में ये चल के जाएगा उसी मार्ग को, उसी काल्पनिक मार्ग को कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। धनावेश का विद्युत क्षेत्र है तो इनकी दिशा क्या होती है? केंद्र से अनंत की तरफ होती है। अब इसका विपरीत हम पढ़ते हैं, यदि ऋण आवेश का विद्युत क्षेत्र है तो ये जो तीर की दिशा आप देख रहे हैं, क्योंकि कल्पना हमेशा किसकी करते हैं? धन आवेश की कल्पना करते हैं, और आवेश तो दोनों हो सकते हैं, प्लस भी हो सकता है और माइनस। तो इस कंडीशन में जब ऋण आवेश का केंद्र है तो सिर्फ आपको तीर की दिशा बदलना है, बाकी एज इट इज रहेगा। क्योंकि इस अवस्था में एकांक धन आवेश ऋण आवेश की तरफ आकर्षित होगा। तो ये हो जाएगा कब? जब ऋण आवेश का विद्युत क्षेत्र है। ऋण आवेश के विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं अनंत से चलकर केंद्र की तरफ आएंगी। परिभाषा क्या बनेगी कि एकांक धन आवेश जिस मार्ग पर गमन करता है, प्रतिकर्षण के कारण या फिर आकर्षण के कारण। और अभी मैं बताऊंगा परिणामी में कि जब दोनों होंगे तो भी आपको परिणामी की बात करेंगे। तो जिस मार्ग पर गमन करता है एकांक धन आवेश, उसी काल्पनिक मार्ग को कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखाएं। ये हो गया केवल धनावेश का विद्युत क्षेत्र, ये हो गया केवल ऋण आवेश का। अब आप कल्पना करें कि धन और ऋण दोनों ही आवेश है, दोनों का ही विद्युत क्षेत्र है। एकांक धनावेश की अलग अलग बिंदुओं पर कल्पना करते हैं। अब एकांक धनावेश पर एक नहीं 2 बल काम करेंगे। क्यों करेंगे 2 बल काम? धनावेश का प्रतिकर्षण और ऋण आवेश का आकर्षण। यदि इस बिंदु पर रखते हैं तो यहां 2 बल लगेंगे, धनावेश का प्रतिकर्षण, ऋण आवेश का आकर्षण। तो ये सीधी एक रेखा में जाएगा। लेकिन जो मैंने नीचे की तरफ रखा है, क्या हम बात करें क्या यह नीचे की तरफ जाएगा? विचार करें, क्या यह नीचे की तरफ जाएगा? जैसा कि यहां देख सकते हैं, इसमें और इसमें बहुत अंतर है। यहां सिर्फ धनावेश है और तीसरे चित्र में धन के साथ साथ ऋण भी है। तो जब ये ऋण आवेश समाप्त कर देंगे उस कंडीशन में यही होगी इसकी दिशा। चूंकि यहां पर 2 बल काम करेंगे, अर्थात एकांक धनावेश
धन आवेश से प्रतिकर्षित होगा, ऋण आवेश की तरफ आकर्षित होगा, तो इस प्रकार एक कर्व बन जाएगा। इस पे दो बल काम करेंगे, धन आवेश का प्रतिकर्षण और ऋण आवेश का आकर्षण। इसी तरह से अलग अलग स्थानों पर जब आप रखेंगे तो हम देखेंगे कि एकांक धनावेश धन क्षेत्र से शुरू होता है और ऋण पर समाप्त होता है। ये हमें क्षेत्र रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी। तो पहली कंडीशन जबकि केवल धनावेश है, केवल ऋण आवेश है, और यहां पर हम देख रहे हैं धन और ऋण दोनों ही है, धन के कारण प्रतिकर्षण, ऋण के कारण आकर्षण। तो इन तीनों ही चित्र में आपको मैंने तीन विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता कि यदि धनावेश का विद्युत क्षेत्र है तो क्षेत्र रेखाएं केंद्र से प्रारंभ होकर अनंत की तरफ चलती हैं। ऋण आवेश का केंद्र है तो अनंत से चलकर केंद्र की तरफ आती हैं। धन और ऋण आवेश का है तो क्षेत्र रेखाएं धन से प्रारंभ होती हैं और ऋण पर समाप्त होती है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करती हैं। यदि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती, मान लीजिए प्रतिकर्षित करती, इसका अर्थ क्या होता? किसी एक बिंदु पर मान लीजिए इस तरह की कंडीशन, तो चूंकि इस पर बल काम कर रहा है, परिणामी बल एक धन का और एक ऋण का, धन का प्रतिकर्षण, ऋण का आकर्षण, किसी एक बिंदु पर बल की दो दिशाएं नहीं हो सकती। यदि प्रतिच्छेद करती, इसका मतलब है कि किसी कंडीशन में बल की दिशा ये है, किसी कंडीशन ये है, तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए दो क्षेत्र रेखाएं नेवर इंटरसेप्टेड टू ईच अदर, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। आगे देखिएगा, मान लीजिए कि किसी समय एकांक धनावेश इस बिंदु पर है। यह मार्ग बना है कब? जबकि धन का प्रतिकर्षण और ऋण का आकर्षण। तो मान लीजिए कि एकांक धनावेश अभी यहां पर है और इसी समय हमने ऋण आवेश को समाप्त कर दिया, तो बेटा अब ये कहां जाएगा? अब ये इस तरफ क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आकर्षण तो खत्म हो जाएगा। तो आपको एक स्पर्श रेखा बनाना पड़ेगी। तो यही स्पर्श रेखा की दिशा परिणामी बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। इस तरह से ये मैंने आपको 4-5 इसकी प्रॉपर्टी यानी गुणों के बारे में बताया। आवेश के निकट ये सघन होती हैं, दूर जाने पर ये फैलती हैं क्योंकि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तो 4-5 गुण हैं, आप कम से कम 3 गुण तो जरूर याद करिएगा, इसकी परिभाषा याद कीजिएगा और चित्र बनाइएगा। अब अगर मान लीजिए दो धन आवेश है तो क्या होगा? सपोज दैट कि दो धन आवेश है, दोनों में ही समान आवेश है, और यहां एकांक धन आवेश की कल्पना करें। इन दोनों में क्या अंतर है? प्लस का प्रतिकर्षण, माइनस का आकर्षण। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये धन आवेश इस दिशा में जाए? नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों ही क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। सो दैट क्या होगा बेटा? ये जो है दोनों के ही प्रतिकर्षण के कारण इस प्रकार की आकृति प्राप्त करेगा। ऐसा कब होगा? जबकि समान आवेश है, दोनों में ही धन आवेश है। इस तरह से ये क्षेत्र रेखाओं के विभिन्न प्रकार के चित्र हो जाते हैं। डेफिनेशन मैंने आपको बताई, इनकी विशेषताओं के बारे में बताया, और यह 3 नंबर के लिए एक अच्छा प्रश्न हो जाता है। तो आज हमने क्या स्टडी की? विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, साथ में मैंने आपको विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में बताया, विभिन्न चित्रों के माध्यम से इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, आपको इसके गुणों के बारे में बताया। तो ये जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है ना बच्चों, आजकल जिस तरह से जिस पैटर्न पर पेपर बन रहा है बोर्ड एग्जाम का, उसमें पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूं कि पुराना जो ट्रेडिशन था उसमें डेरिवेशन की संख्या अधिक होती थी। अब आजकल क्या हो रहा है? कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं, और बच्चे जनरली क्या होते हैं कि थ्योरी वाले क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं देते हैं, और कभी लिखते भी हैं तो जो मन में आए वो लिख देते हैं। तो ऐसा करने पर आपको मार्किंग नहीं होगी, नंबर नहीं मिलेंगे। आप जब प्रॉपर लिखेंगे तो ही आपको ठीक नंबर मिलेंगे जो आपको मिलना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि डेरिवेशन आप पढ़ें, जरूर पढ़ें, लेकिन उसके साथ साथ आम के क्वेश्चन पे भी उतना ही ध्यान देना है और इस तरह के थ्योरी वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना है। तो इस तरह से आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्रतिदिन मेरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें, आप नोट्स बनाएं। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे बात करें, कमेंट्स करें, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। शुभ रात्रि।